ऑल राइट। परसेप्शुअल कॉन्स्टेंसी, परसेप्शुअल कॉन्स्टेंसी होता है बेसिकली, ये होता है कि हमारी एक एबिलिटी होती है फेमिलियर चीज परसीव करने की। ठीक है, मतलब जैसे अगर कोई इंसान हमसे बहुत दूर खड़ा है तो हमें पता है कि हाँ वो एक इंसान है, उसे कि इंसेक्ट नहीं है, हमें पता है कि हाँ वो इंसान इतनी तक की हाइट परसीव कर लेते हैं। दैट इज बेसिकली परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। अभी इसके अंदर जो है तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है साइज, ठीक है, दूसरा होता है शेप, एंड तीसरा इज कलर। ठीक है, तो इसके अंदर तीन होती है कॉन्स्टेंसी, एक तो होती है साइज, दूसरी शेप, एंड थर्ड इज कलर। नीचे स्क्रॉल करना। साइज कॉन्स्टेंसी सबसे पहला है हमारा। अगर हम उसकी बात करें तो जैसा कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, दैट देयर आर पीपल स्टैंडिंग देयर। अब उससे हम इधर, जस्ट सेकंड, ये देखो इधर, यहाँ पे लोग खड़े हैं। अभी ये नहीं है कि हम उन लोगों की हाइट छोटी कर देंगे या कुछ, हमें पता है। अब फॉर एग्जांपल जिस इंसान से हम फेमिलियर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं साहिल भाई को जानती हूँ, मैंने देखा है कि हाँ इनकी हाइट इतनी है, तो अगर साहिल भाई मुझसे बहुत दूर भी खड़े होंगे ना तो मुझे पता होगा कि हाँ उनकी हाइट इतनी है। ठीक है, मैं ये नहीं सोच लूंगी कि साहिल भाई की हाइट छोटी होगी अगर वो दूर खड़े हैं तो। सो इट्स बेसिकली यार size constancy which matters a lot here and which plays a vital role here. ठीक है, our retinal image of the people standing in the picture is very small, but all thanks to the phenomenon of the size constancy that our brain perceive them as people of normal size. ठीक है, this is what it says. इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई size constancy का एग्जांपल देना चाहेगा other than this? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज शेप कॉन्स्टेंसी। अभी अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज अबाउट अ डोर। अब एक डोर को आप सामने से देख रहे हो और फिर उसको हम टर्न करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो जाता कि अगर इधर हम साइड से देख रहे हैं डोर तो वो डोर की शेप ही बदल गई है। ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि हाँ ये डोर है और एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है। साइड से अगर हम ऐसा देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो डोर चेंज हो गया है, वो अलग तरीके से दिखने लग गया है। ठीक है, दिस इज व्हाट शेप कॉन्स्टेंसी सेज। बेसिकली ये कहती है दैट shape of the door remains same due to the shape constancy। हमारे इसमें ये बोला गया है कि डोर को बेशक हम स्विंग क्यों ना करें, उसकी शेप चेंज होती हुई हमें ऐसे दिख रही है, बट एग्जैक्टली और एक्चुअली वी नो कि हाँ ये डोर ऐसा है एक्चुअल में और ये ऐसा दिखता है बेशक ये टर्न करता जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट शेप कॉन्स्टेंसी सेज। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोल लेना। द थर्ड वन इज कलर और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। अभी यहाँ पे रोज का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम सॉरी, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम एडिटिंग करके इस रोज का कलर चेंज कर भी देते हैं तो भी हमें पता है कि हाँ दिस इज अ रोज एंड ये ऐसा दिखता है। अगर हम बुक के अंदर देखें, मतलब यहाँ पे तो बहुत ब्राइट है, हमें पता चल रहा है कि हाँ ये रोज है। ठीक है, बट हमारी बुक के अंदर काफी ब्लरी सी इमेज दी हुई है, बट स्टिल वी कैन रिकॉग्नाइज इट। तो कलर कॉन्स्टेंसी में क्या होता है? आई एम सॉरी यार। हाँ, कलर और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी में क्या होता है? इट इज आवर एबिलिटी टू परसीव द कलर एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टिमुलस कांस्टेंट इवन व्हेन द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट अ रेटिना। तो इसमें अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज की वेवलेंथ या फिर हम किसी और तरफ से देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब सनलाइट, जैसे सनलाइट पड़ती है तो कई बार कुछ चीजों का कलर चेंज हो जाता है, बट हमें पता होता है कि हाँ यार इसका एक्चुअल कलर जो वो ये है।
वो नहीं जो चेंज इन वेवलेंथ और ड्यू टू द सनलाइट हमें लग रहा है, हमें एक्चुअल में पता होता है कि हाँ इस चीज का कलर ऐसा है एक्चुअल में। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कलर कॉन्स्टेंसी। अभी समझ आ गया? परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में तीन तरीके की कॉन्स्टेंसी होती है, साइज, शेप एंड कलर। दैट्स इट। ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक हियर। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। हमारा जो परसेप्शन है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती है या फिर हमारे इंटरप्रिटेशन को चेंज करती है कुछ चीजों को लेके। ठीक है, अभी जो फर्स्ट है इसमें, किसी को कोई दिक्कत है अभी तक तो प्लीज बोलो। समझ आ रहा है सबको? ऑलराइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है मैडम, तो इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन और नीड। ठीक है, तो इसमें ये बोलता है दैट मोटिवेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन वेरियस साइकोलॉजिकल। किसी को बोलना है क्या कुछ? शैल आई कंटिन्यू? हाँ करो। ठीक, इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन या हम नीड की बात करें तो इसमें ये बोलता है कि हमारा जो परसेप्शन है चीजों को लेके वो इस इस स्पेसिफिक चीज की वजह से बहुत इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने बोल दिया है किसी को कि अ, ऊपर जो वो रोज वाली इमेज है उसको देखो और उसमें परसीव करो तो कि तुम क्या देखते हो, या गेस्टोल्ट प्रिंसिपल्स, तुम किसी को समझाने बैठी हो और तुम एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर जो इमेजेस दी हुई है तुम ऐसा करके दिखा रहे हो कि हाँ ये इमेज है, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ, ये वहां सा यहाँ पे बना हुआ है, या ये फेस है, जो भी है, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है तुम बताओ। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर किसी को भूख लग रही है और उसके घर में कुछ अच्छा सा बन रहा है तो उसका ध्यान जो है सारा की सारा वो खाने पे रहेगा, उसको वहां पे इमेज में कुछ नजर नहीं आने वाला। फिर उसका सारा ध्यान जो है, जो वो अटेंशन जिस चीज को देगा, जिस स्टिमुलस को अटेंशन देगा, दैट इज फूड। ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी यही चल रहा है, उसको भूख लग रही है। ठीक है, तो हमारी जो मोटिवेशन जो होती है वो जो हमारी नीड्स होती है वो हमारे परसेप्शन को, हमारे चीजों को परसीव करने के वे को बहुत इफेक्ट करती है। दिस इज व्हाट इट सेज। ठीक है, अ, हाँ इसमें भी यही एग्जांपल दिया हुआ है नॉन हंग्री पार्टिसिपेंट्स और हंग्री पार्टिसिपेंट्स को लेके। ठीक है, इसके अगला जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। अभी ये क्या बोलता है ना कि हम ना मतलब बचपन से जो चीजें पढ़ते आए हैं देखते आए ना उसमें हम कुछ चीजों में एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ इसको देखें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे लिखा 12 13 14 है। हम इसको 13 को बी भी बोल सकते थे, बट हम इसको 13 ही बोलेंगे क्योंकि हमें पता है कि हाँ 12 13 14। अभी ए बी सी की बात करें तो अगर हम ए बी और सी ऐसा लिख दे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ए 13 सी, जो बोलेंगे इंसान बोलेंगे ए बी सी, क्योंकि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, ए के बाद तो बी आता है, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन या परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो यही बोलती है कि इंसान जो है जो वो एक्सपेक्ट करता है वो वही बोल देता है डायरेक्ट। जैसे कुछ चीजें एक सीक्वेंस में चल रही है और उसको पता है कि हाँ यार ये चीज तो ऐसे एक सीक्वेंस में ही चलती है, तो दिस इज व्हाट द पर्टिकुलर पर्सन एक्सपेक्ट्स कि हाँ इसके बाद तो यही आता है, अभी ए के बाद बी ही आता है, 12 के बाद 13 ही आता है। तो वो यहाँ पे 13 को बी नहीं मानेंगे और नीचे यहाँ पे 12 के बाद 13 को बी कोई भी नहीं बोलेगा, और नीचे थोड़ा सा अगर हम करेंगे अल्फाबेट्स की बात करेंगे जब, तो ए के बाद हर कोई बंदा बी बोलेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि ये तो 13 है।
ठीक है, इवन इफ दे लुक सिमिलर और दे लुक सेम, आई शुड से, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ सेज, ठीक है। एक सेकेंड, ये रैटमैन वाला एग्जांपल अगर किसी ने पढ़ा तो प्लीज एक्सप्लेन करो। नहीं, पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, लेट्स रीड इट टुगेदर, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन अनदर क्लासिकल स्टडी two condition, one condition particle to animal picture, and then the condition is wrapped in picture, whereas in other condition first exposed to neutral picture followed by picture। यार ये किसी को समझ आया तो प्लीज समझाओ, साहिल में आपको समझ आया तो प्लीज समझाओ, मैं इस वाले में कंफ्यूज हूँ थोड़ा खुद। ये एक वो है जो हमने पढ़ा था ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। पहले पिक्चर दिखाई गई, ये पिक्चर थी रेटमैन की पिक्चर, दो ग्रुप्स बनाए गए। ओके, पार्टिसिपेंट्स वर फर्स्ट एक्सपोज्ड टू एनिमल पिक्चर एंड देन टू द एवियस रेटमैन। एक ग्रुप को पिक्चर एनिमल की पिक्चर दिखाई गई, पहले उनको एक्सपोज किया गया एनिमल की पिक्चर के साथ, उसके बाद उनको ये पिक्चर दिखाई गई। जो दूसरा ग्रुप था, whereas in another condition participants were first exposed to neutral pictures followed by the picture of Batman। और जो दूसरा ग्रुप था उनको एक न्यूट्रल पिक्चर दिखाई गई, कोई एनिमल की पिक्चर नहीं दिखाई, कोई एक न्यूट्रल कैसी पिक्चर दिखा दी फॉलोड बाय दिस। ओके, तो जो ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन दोनों को जब ये पिक्चर दिखाई गई, तो जिन्होंने पहले रेड को देखा था या कोई एनिमल की पिक्चर देखी थी, दे टेंड टू परसीव ए रेड इन इट, और एनिमल शेप कोई भी। ओके, which are perceived more like this picture that a rat than in the later condition। ये था कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने एनिमल की पिक्चर देखी थी पहले, वो इसमें एक एनिमल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जिन्होंने एक न्यूट्रल पिक्चर देखी थी वो नहीं कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो मतलब समझ आ गया सबको? हाँ। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ इमोशन। अब हमारे परसेप्शन जो है वो हमारे इमोशन से बहुत कंट्रोल होते हैं। पहली बात तो यार, फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि आप एक रियलिटी शो देख रहे हो, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल, यहाँ पे एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, आपने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, बट ये जो इंसान यहाँ पे है दैट इज योर रिलेटिव। तो अगर ये गलत भी होगा ना तो भी आपको सही लगेगा कहीं ना कहीं, कि नहीं यार ये गलत नहीं कर सकता, मैं इसको जानता हूँ या मैं इसको जानती हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये ही गलत होगा। बेशक इस इंसान को पूरी दुनिया गलत बोलने में लग जाए, लेकिन आप लोग फिर भी इसको ही गलत समझोगे, इस वाले को, ठीक है। दिस इज वेयर इमोशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग योर इंटरप्रिटेशन और योर परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट सेज आईपीएल की टीम है, आप एक पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट करते हो, ठीक है, बट जो रेफरी है या जो अंपायर है उसने आप जिस टीम को सपोर्ट करते हो उसके अगेंस्ट जो टीम जो प्ले कर रही है उसका साथ दे दिया, तो आप अंपायर को ही गालियां बकना चालू कर दोगे कि नहीं यार इसे तो गलत करा, ऐसे तो होना ही नहीं था, ये तो होना ही नहीं था, तुम हमारी फेवरेट टीम थी उसको सपोर्ट करना चाहिए था, इसने ऐसे कैसे कर दिया। तो ये है जहाँ पे हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो चीजों को लेकर अलग हो जाती है, ठीक है। कई बार सोच मिलती नहीं है लोगों की, तो वो इस वजह से मिलती है क्योंकि इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीजों में, ठीक है। अभी कोई इंसान उस टीम को पसंद करता है जिस टीम को आप पसंद नहीं करते, तो उसके हिसाब से वो अंपायर ठीक होगा, ठीक है। दिस इज वेयर द इफेक्ट ऑफ इमोशंस कम्स, ठीक है, समझ आ गया?
किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस कैरेक्टर। इसमें अब ये बोला गया है कि आपने नोटिस किया होगा कि रोड पे जो ट्रक्स होते हैं वो काफी मतलब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच का हॉर्न यूज करते हैं जस्ट टू ग्रैब अटेंशन। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली बोलते हैं कि एक सेकेंड, studies have shown that those stimuli with sound, taste, looks or feel different grabs our attention more than the other stimulus or thus affect our perception। इसमें ये बोलते हैं कि किसी का कैरेक्टर या किसी की पर्सनालिटी जब बहुत डिफरेंट लगती है ना तो वो ज्यादा अटेंशन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, अभी ये तीनों लोग फॉर्मल पहने हुए हैं, ऑफिस में खड़े हैं चारों लोग, और ये अलग ही पार्टी लुक में आया हुआ है, तो ये बंदा जो है वो सबकी अटेंशन ग्रैब करेगा बेसिकली। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो इंसान अलग ही बन के चल रहा होता है या अलग सा ही दिख रहा होता है, वो सबकी अलग से ही अटेंशन ग्रैब करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसी वजह से ट्रक्स के जो हॉर्न होते हैं ना, उनकी पिच, उनकी वॉल्यूम, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू अदर व्हीकल। ठीक है, दिस इज व्हाट इट सेज। किसी को बोलना है कुछ? या समझ आ रहा ना सबको? मतलब आज बहुत शांति शांति से, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ, जैसे अफ्रीकन अलग से अटेंशन ग्रैब करता है। हाँ मतलब यार, अफ्रीकन्स क्या यार, अब मतलब अपने स्कूल की बात ले लो, अगर हाँ, स्कूल मैं या नॉर्मल अपनी कॉलेज। क्लास की बात कर रहा हूँ। हमारी क्लास में जो अफ्रीकन ऑलराइट, है वो उसको सारे हाँ दिखते हैं यार, वैसे भी। हाँ तो वो होता है, अगर हम किसी और स्टेट में चले जाए, हमें वो पर्टिकुलर लैंग्वेज ना आती हो, तो हम लोग हमें ऐसे घूरने लग जाते हैं कि पता नहीं कोई एलियन उठ के आ गया है। मतलब मेरे साथ ही मैंने ये चीज देखी थी, फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज नोटिस तब करी थी व्हेन आई चेंज्ड माय स्कूल। तो मैंने स्कूल चेंज करा और मैं नए स्कूल में गई तो सब मुझे ऐसे घूरते थे जैसे कोई एलियन आ गया है। नो मैटर मैंने कपड़े सेम ही पहने हो सबके, जैसे यूनिफॉर्म जो उन्होंने पहनी मैंने भी वही पहनी, लेकिन फिर भी मुझे सब ऐसे घूर रहे थे कोई एलियन उठ के आ गया है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट इट सेज, जब कोई अलग ही दिख रहा होता है, अलग ही उसकी पर्सनालिटी होती है, वो अटेंशन ग्रैब करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस यार, ये एक तरीके से ना, ये उसमें भी आ जाता है जो शुरुआत में मैंने बताई थी, टॉप अप अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच वाला जो था, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, सॉरी, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ये एक तरीके से देखा जाए तो वो भी मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, कि हमारे जो पिछला एक्सपीरियंस है या पास्ट एक्सपीरियंस है वो किसी स्टिमुलस को इंटरप्रेट करने में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि मतलब हमने कोई नई चीज देखी है, बट हमें हो रहा है कि हाँ यार ये देखा देखा सा लग रहा है यार, ये तो पेन की शेप का लग रहा है, अभी जैसे यहाँ पे ये फ्लेमिंगो शेप्ड पेन दिया हुआ है यहाँ पे इधर, तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ यार ये तो पेन है, नॉर्मल देखा देखा सा लग रहा है। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ही ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग इसको रोप या स्नेक भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर अंधेरे में, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी होती है उसको स्नेक समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट सेज। नेक्स्ट जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ कल्चर। तो इफेक्ट ऑफ कल्चर यार बेसिकली ये कहता है कि किसी के कल्चर में कोई चीज होती है और किसी के कल्चर में कुछ डिफरेंट होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो इफेक्ट ऑफ कल्चर में ना यही कहा गया है कि किसी के, अब जैसे यार, ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिया में कोई ये चीज करता है तो इट्स नॉर्मल, हाँ हम किसी को तारीफ कर रहे हैं, हैंड जेस्चर दे रहे हैं कि हाँ यार ये तो बहुत मस्त है यार, ये बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बढ़िया है बहुत। बट अगर हम मेडिटेरियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे ऐसा करना सेक्सुअल इंसल्ट है। ठीक है, जापान, बाकी अगर अगर हम जापान की बात करें तो वो इट इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, एवरी कल्चर हैज डिफरेंट एस्पेक्ट और हर चीज का एक
अलग ही स्ट्रक्चर होता है, हर कल्चर एक अलग ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक्सपेक्टेशंस होती है, सबके अलग रूल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती है। इसी वजह से बहुत जगह लोग, हम अगर किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जिसमें मतलब हम लोगों को इतना नहीं जानते, उनके कल्चर के बारे में इतना नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मेडिटेरियन कंट्री में जाके किसी चीज को देख के ऐसा ये हैंड जेस्चर दिखा देते हैं कि यार ये तो बहुत मस्त है यार, क्या लग रहा है, मतलब क्या बढ़िया चीज है ये, तो वहां पे लोग हमें गलत समझ लेंगे, वो सेक्सुअल इंसल्ट की बात करने लग जाएंगे, बेशक हम नॉर्मली कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट सेज, कि हमारा कल्चर जो है वो भी बहुत इफेक्ट प्ले करता है हमारे परसेप्शन में या हमारी इंटरप्रिटेशन में। दिस इज वेयर द चैप्टर एंड्स। अभी किसी को कोई दिक्कत हो पूरे चैप्टर में कहीं पे भी तो प्लीज पूछो। किसी को भी कोई दिक्कत है? Nana, can you summarize the whole thing? द होल चैप्टर? Yes. अरे बाबा, अभी तुमको फिर लॉज वगैरह सारे मैं दोबारा बताऊंगी तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगी। चलो, ऑलराइट, लेट्स डू दिस। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले तो यार परसेप्शन होता क्या है, साइल में बंद कर सकते हो आप स्क्रीन, अभी नीड नहीं है इतनी। एक सेकंड को यार। तो सबसे पहले तो परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन सबसे पहले तो होता क्या है, हमने चैप्टर में ये देखा था, आई मीन पढ़ा था। तो परसेप्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो कि हमारी इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम किसी चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो सब चीजें जो होती है, वो सारी वो सारा जो प्रोसेस होता है वो परसेप्शन के अंडर आ जाता है। अब परसेप्शन की कुछ स्टेजेस होती है कि परसेप्शन टेक प्लेस कैसे करता है, होता कैसे है परसेप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें जो आता है दैट इज सिलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन बेसिकली ये कहता है कि हमारा जो माइंड है वो कुछ लिमिटेड कैपेसिटी की चीजों को ही अटेंड कर सकता है एट अ सिंगल टाइम या एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। हम बहुत सारी चीजों को एक साथ अटेंशन नहीं दे सकते हैं, तो हमारा माइंड कुछ स्पेसिफिक चीजों को अटेंशन देता है कि हाँ मैं इस चीज को पहले देख रहा हूँ तो मैं इस चीज को इंटरप्रेट करूंगा कि मुझे क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट सिलेक्शन इज ऑल अबाउट। फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है कि अब मैंने यार देख तो लिया कि हाँ मुझे इस पैटर्न को समझना है, बट इस पैटर्न को मैं एक ऑर्गेनाइज करता हूँ मेंटली अपने दिमाग में, या करती हूँ अपने दिमाग में कि यार ये चीज तो ऐसी सी लग रही है, मतलब ये चीज ये हो सकती है या ये हो सकती है। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज। बट फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से ही, उस मीनिंग से ही हम कुछ ऐसा असाइन करके निकालते हैं कि अरे ये तो ये है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या हमने कभी किसी ने हमें कुछ बताया हो उसके बेसिस पे, ठीक है। हम इंटरप्रेट करते हैं, एक हर एक इंडिविजुअल हर एक चीज को डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा सेम सेम इंटरप्रेट करेगा, सबकी अपनी अलग सोच होती है, सब अलग चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है। इसमें कुछ वो नहीं है, अगर आप किसी चीज को कुछ और तरीके से देख रहे हो या कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये। उसके बाद जो आता है दैट इज थियोरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। वो है बॉटम अप अप्रोच और टॉप अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच जो होती है वो बेसिकली डायरेक्ट परसेप्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके अंदर होता क्या है कि आपने किसी चीज को देखा, सिंपल सी चीज है, एक पेन रखा हुआ है, तो आप उससे क्या ही इंटरप्रेट करोगे यार, हाँ ये पेन है, इससे हम लिख सकते हैं, इससे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, ठीक है। टॉप अप अप्रोच की बात करें तो इसमें ये आ जाता है कि इनडायरेक्ट परसेप्शन होती है इसके अंदर, कि आपने कोई चीज देखी, फिर आप सोच रहे हो कि यार ये क्या हो सकता है, और इसमें पास्ट एक्सपीरियंस का बहुत रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको उस पर्टिकुलर चीज को देख के सोचते हो कि अरे यार ये मैंने पहले यहाँ यहाँ देखी थी, या ये ऐसी चीज हो सकती है, क्या पता ये हो जो मैंने वहां देखा था। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज सेंसेशन। अभी सेंसेशन क्या होता है?
हाँ, सॉरी, टॉप डाउन प्रोसेसिंग है वो, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट है दैट इज सेंसेशन। एक सेकंड रुकना यार, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट हियर। हाँ, सेंसेशन क्या होता है? अभी सेंसेशन इज द फर्स्ट कांटेक्ट वी एस्टैब्लिश विद आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, सुन रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट सेंसेशन इज ऑल अबाउट। हमारा फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है किसी भी फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट किसी भी चीज का, दैट इज सेंसेशन। ठीक है, अभी किसी गर्म पैन को हमने टच कर लिया तो वो एक तरीके की सेंसेशन है कि वो शिट, ये तो बहुत गर्म है, एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, अभी प्रोसेस ऑफ सेंसेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड देन इंटरप्रिटेशन। रिसेप्शन इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी चीज की खुशबू आ रही है तो हमारे सेंस ऑर्गन दैट इज नोज किस चीज को सूंघ रहा है, स्मेल कर रहा है, दैट इज रिसेप्शन। ट्रांसडक्शन हो गया कन्वर्टिंग रिसीव फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, जिस चीज को हम सूंघ रहे हैं या जिस चीज को हम स्मेल कर रहे हैं, हम पता कैसे चलेगा वो चीज क्या है? दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसडक्शन की हाँ हमने सूंघ तो लिया ये चीज, हमने रिसीव तो कर लिया सिग्नल, अब हमारी नर्व इम्पल्स जो है इनको फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेगी। तभी हमें फिर समझ आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज इंटरप्रिटेशन, जिससे हमें ये समझ आता है कि हाँ ये चीज तो हम सूंघ रहे हैं कि यार ये तो ये इस चीज की स्मेल है, ये तो यार हलवा बन रहा है किसी के घर में, किसी के घर में चिकन बन रहा है, सॉरी नवरात्रि चल रही है वो चिकन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट परसेप्शन सॉरी प्रोसेस ऑफ सेंसेशन इज ऑल अबाउट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत फास्ट फास्ट में बोल गई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज रोल ऑफ अटेंशन इन परसेप्शन। अभी अटेंशन का क्या रोल होता है परसेप्शन में? ठीक है, इसमें ये बताया गया है हमारे जो सेंसेस है वो न्यूमरस स्टिमुलस को एक टाइम पे अटेंड करते हैं। तो किस स्पेसिफिक चीज को हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे रिस्पॉन्ड करना है या इंटरप्रेट करना है, वो चीज जो हम करते हैं दैट इज द रोल ऑफ अटेंशन इन परसेप्शन, कि हम किस स्पेसिफिक चीज को अटेंशन उस पर्टिकुलर टाइम पे दे। देखने के वक्त यार हम एक टाइम पे बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, बट हमारा दिमाग जो है पर्टिकुलर एक चीज को ही अटेंड कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल देखने को तो यार मेरे को पूरा मेरा घर दिख रहा है, बट जो मैं अटेंड कर रही हूँ, जो मैं इस टाइम पे फोकस कर रही हूँ, वो मेरा मेन फोकस पढ़ाने पे है, ना कि ये देखने पे कि मेरे घर में कौन क्या कर रहा है, मेरे घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो वहां अभी मेरी अटेंशन नहीं है। दैट इज व्हाट रोल ऑफ अटेंशन इन परसेप्शन इज ऑल अबाउट। उसके बाद जो आता है दैट इज लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज गेस्टॉल्स प्रिंसिपल। ठीक है, 3 जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर ये प्रिंसिपल्स दिए थे। 6 प्रिंसिपल्स है इसके अंदर। परसेप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली ये प्रिंसिपल्स दिए गए थे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक आता है दैट इज फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। ठीक है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या कहता है कि आप एक वक्त पे या तो किसी चीज का बैकग्राउंड देख सकते हो या फोरग्राउंड, मतलब कि ठीक है, तो आप एक वक्त पे या तो किसी चीज मतलब एक पिक्चर के अंदर प्रेजेंट या तो आप वो फिगर देख सकोगे या तो बैकग्राउंड में जो दिया हुआ है वो देख सकते हो। ठीक है, किसी को बोलना है कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अभी ये क्या बोलता है कि इट सेज व्हेन द थिंग्स अपीयर टू बी सिमिलर टू ईच अदर वी ग्रुप देम टुगेदर एंड वी टेंड टू थिंक दैट दे हैव सिमिलर फंक्शन। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, जब कोई चीज साथ में रखी होती है तो हम उसको ना एक ही ग्रुप में समझ लेते हैं। अब जैसे क्लास के अंदर पांच पांच छह लोग 10 लोग बैठे हैं। ठीक है, अभी 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। एक होता है ना बैड बॉयज का ग्रुप, क्लास के अंदर सब लोग समझ के बैठ जाते हैं कि हाँ यार ये तो पीछे बैठे हैं, बैक बेंचर है तो ये बदतमीज ही होंगे। नो डाउट उसके अंदर कोई ऐसा बच्चा हो जो टॉपर हो, बट स्टिल उसको अज्यूम टीचर्स ऐसे ही करती है कि यार ये तो
पीछे बैठा है, बैक बेंचर है, तो ये बैड बॉय ही होगा या ये आवारागर्दी होगा, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यहाँ पे आ जाता है एक तरीके से। और नेक्स्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ क्लोजर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोलते हैं दैट व्हेन वी लुक एट अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ अ विजुअल एलिमेंट वी टेंड टू लुक फॉर अ सिंगल रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। ठीक है, लॉ ऑफ क्लोजर बेसिकली हमें ये कहता है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स से किसी पैटर्न को देखते हैं ना, तो हम अपने कोशिश करते हैं अपने माइंड में कि हम इसको सिंपली किसी तरीके से परसीव करें। अभी हमारे बुक के अंदर ना एग्जाम्पल में एक पैटर्न दिया हुआ है जो दिखने में पैंडा जैसा है, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि यार ये तो एक पैटर्न है, लोग समझ जाएंगे अपने आप में कि हाँ यार ये एक पैंडा है। तो उसको हम उस तरीके से परसीव करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव करना, या किसी एक पर्टिकुलर शेप में उसको डाल के हमें सोच लेना कि हाँ यार ये तो ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है दैट इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, दैट इज टुगेदर और ग्रुपिंग। ठीक है, इसमें अभी ये बोला गया है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस या फिर नियरनेस। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि थिंग्स दैट आर क्लोजर, things that are close together appears to be more related than the things that are shaped further apart। इसमें ये बोला गया है जो चीजें साथ में रखी गई होती है वो ज्यादा रिलेटेबल लगती है एज कम्पेयर टू द थिंग्स दैट आर फर्दर अपार्ट। या अभी एक सर्कल का इसके बुक के अंदर कोई जो एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज कि सर्कुलर एक पूरा एक लाइन बना हुआ है। ठीक है, तो वो एक पूरा एक प्रॉपर पैटर्न लग रहा है कि हाँ ये इतने रोज का इतने कॉलम्स का एक सर्कल का पैटर्न बना हुआ है। बट वहीं पे अगर हम अलग अलग सर्कल ऐसे ही कहीं पे भी बना दे तो हम उससे कुछ भी रिलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। बट वहीं पे अगर एक ऐसा प्रॉपर पैटर्न बना हो तो हम उसे बोल सकते हैं कि यार हाँ ये किस तरीके का पैटर्न है सर्कल का, ये एक क्लस्टर या एक ग्रुप ऑफ सर्कल है। हम उसको कुछ डेफिनेशन तो दे सकते हैं ना एटलीस्ट कि हाँ यार ये चीज है। बट अगर हम ऐसे ही कहीं पे भी स्टार बना दे, कहीं पे भी सर्कल बना दे, कहीं पे भी स्क्वायर बना दे, उससे हम क्या ही इंटरप्रेट करेंगे, उससे हम ना कुछ डिफाइन कर सकते, ना कुछ इंटरप्रेट कर सकते, ना परसीव कर सकते। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेज। नेक्स्ट जो आता है दैट इज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये ना ये कहता है कि जब कोई लाइन या कर्व एक कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा होता है ना, तो हम उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, इस चीज से हम कुछ समझ पाते हैं उससे बेसिकली। इसके अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये बनाया हुआ है एक कर्व बना हुआ है सर्कल से। तो हाँ हमें पता है कि एक कर्व अगर ऐसे राइट लेफ्ट चल रहा है तो हम उसको आगे खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे। अभी कोई बच्चे सीधे चल रहे हैं सारे, तो हमें पता है कि हाँ यार ये लाइन ऐसी सीधी चल रही है, तो हम इसको और आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर वहीं पे हम कहीं पे एक सर्कल आगे पीछे करके कहीं पे भी कुछ भी बना दे तो हम उससे कुछ भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो आता है दैट इज लॉ ऑफ कॉमन रीजन। इसमें ये बोला गया है जब कोई चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हो तो हम उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप का मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वो सेम ग्रुप से बिलोंग करती है। जैसे रोड्स के दो साइड होते हैं, एक साइड सामने सीधे को जा रहा होता है, एक पीछे को जा रहा होता है मतलब वापसी को। तो हम उससे हम समझ जाते हैं, उससे रिलेट कर लेते हैं कि हाँ अगर हमें सीधे को जाना है तो हम इस वाली साइड से घुसेंगे, हाँ हमें अगर इस साइड जाना हो तो हम उस साइड से घुसेंगे। अगर हम ऐसे में चले जाए कि ये एक रोड है जहाँ पे सारी गाड़ियां सीधी चल रही हैं और हम अलग ही, हमारी गाड़ी अलग ही, हम उल्टी घुमा के लेके जा रहे हैं, तो हम उसको रॉन्ग वे बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये परसीव करते हैं कि जब कोई चीज, जब कोई स्टिमुलस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। लास्ट जो आता है वो है लॉ ऑफ गुड फॉर्म या फ्रेगनेस। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया है कि हमारा जो ब्रेन है वो शेप्स को ना सिंपल मीनिंग में परसीव कर लेता है। जैसे बुक के अंदर ना 5 सर्कल्स बनाए गए हैं, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये 5 सर्कल है, हर कोई ये बोलेगा कि ये सिंबल ऑफ ओलंपिक्स है। तो हमारा जो ब्रेन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजों को परसीव करने की कोशिश करता है, या शेप्स को परसीव करने की कोशिश करता है कि हाँ इसको एक डेफिनेशन दे सके, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स शेप्स की यार ये तो सर्कल है या ये है ये वो है। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती है उनको सिंपली या बेसिक लैंग्वेज में या बेसिक टर्म्स में बोलने की कोशिश करता है हमारा ब्रेन। दिस इज व्हाट the law of good form is all about, and here the Gestalt principles
एंड इसके बाद के जो 2 टॉपिक थे दैट वाज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी एंड फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, ये दोनों मैंने अभी आपको पढ़ा ही दिया आज की क्लास में। अभी चैप्टर खत्म यहाँ पे। किसी को कोई भी दिक्कत है, समझ नहीं आया कुछ या कुछ, तो बताओ प्लीज। क्लास एंड कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। Yeah. Thank you. Yes. You're welcome.